अभी आप इसकी स्टार्टिंग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद नेशनल इनकम पाएंगे क्या डेफिनेशन है। उसके पहले आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए अपनी इकोनॉमी के बारे में। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, अगर हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो यहाँ 4 सेक्टर की बात होती है। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर होता है फर्म, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट और चौथा सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमी का जो ट्रांजैक्शन होता है या इकोनॉमिक का जो कन्वर्सेशन होता है, ये 4 ही सेक्टर में होता है। इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो जितने मतलब ये 4 सेक्टर और जितने सेक्टर में अगर काम होगा तो उसको उतने सेक्टर कहेंगे। अगर चारों सेक्टर के साथ काम चल रहा है तो हम 4 सेक्टर कहेंगे, अगर 3 सेक्टर के बीच में हो रहा है तो 3 सेक्टर कहेंगे, और अगर 2 सेक्टर के बीच में हो रहा था उसको 2 सेक्टर करेंगे। तो इंडियन जो इकोनॉमी है जनरली वो हाउस होल्ड और फर्म 2 सेक्टर के बीच में होता है, जिसको हम 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। ये कल हमने आपको चर्चा आपसे डिस्कस किया था। बाकी 2 जो है गवर्नमेंट का के साथ अलग है। जनरली हमारी जो आम जनता जो है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ही इनका ट्रांजैक्शन, इनका कन्वर्सेशन होता है, तो जिसको हम 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। कुछ एक्टिविटीज जो होती है इकोनॉमिक के अंदर, जो बेसिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स को पता होना चाहिए, तो इकोनॉमिक की जो बेसिक एक्टिविटीज होती है 3 चीज होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन वो गुड और सर्विस के बीच में होगा। प्रोडक्शन का मतलब केवल नहीं है कि कोई डिब्बा तैयार कर रहे हैं तो वही प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब कि जो भी आउटपुट आ रहा, आउटपुट अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो ये भी एक आउटपुट है, ये भी एक प्रोडक्शन का पार्ट है। और कोई चीज कंपनी या कोई प्रोड्यूसर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोडक्शन तो है ही। तो गुड एंड सर्विसेज जो है ये प्रोडक्शन है, जिसमें हम एक्टिविटी मतलब वैल्यू एडिशन जिसमें होता है, ये इसका कीवर्ड है। इसी तरह कंजम्पशन की बात करेंगे तो कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, हम किसी गुड्स को यूटिलाइज करते हैं। वी आर ए कंज्यूमर, हम कंज्यूमर है, और हम जब किसी गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो वी आर कंज्यूमर। तो वो गुड्स के रूप में भी होगा और सर्विसेज के रूप में भी होगा। जैसे मैंने बताया कि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो आपको क्या दे रहा, सर्विस दे रहा। तो सर्विस दे रहा तो यू कंज्यूम, आप सर्विस ले रहे हैं, हम देने वाले हैं और आप लेने वाले हैं, तो ये एक आपका कंजम्पशन के पार्ट है। तो जैसे प्रोडक्शन जो है गुड और सर्विसेज के बीच के द्वारा होता है, उसी तरह कंजम्पशन भी गुड और सर्विसेज के द्वारा, हम कंज्यूम करेंगे उसी गुड्स को, हम कंज्यूम करेंगे हम उसी सर्विस को। क्लियर? इसी तरह उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम मतलब कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, हम कंज्यूम क्यों कर रहे हैं कि हमको मैक्सिमम उसकी हमारी जो वांट्स है, जो हमारी इच्छा है वो मुझे सेटिस्फाई मिले, इसलिए हम कंज्यूम करते हैं, चाहे गुड्स के रूप में और चाहे हम सर्विस के रूप में। इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कोई कैपिटल को एडिशन कैपिटल ऐड करते हैं, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑल्सो नोन है, इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें एक बात हुई कि गुड्स का कंसेप्ट क्या है। अभी मैंने कहा गुड्स और सर्विसेज, तो किसको हम गुड्स कहेंगे, किसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे और किसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड जो फाइनल अभी इसमें नहीं हुआ, उसका आगे का प्रोसीजर बाकी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और जो कंप्लीट हो गया और अब उसको डायरेक्ट आप कंज्यूम करोगे तो वो फाइनल गुड्स होता है। लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि कौन सी चीजें हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन जो है आपका फाइनल गुड्स है। उसी के आगे वो एक कैपिटल गुड्स भी आता है और एक कंज्यूमर गुड्स भी आता है। तो किसको आप कैपिटल गुड्स कहेंगे और किसको आप कंज्यूमर गुड्स कहेंगे, ये भी आप जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गुड्स जो है, गुड्स को खरीदने वाला कौन है, हु परचेस, वो कंज्यूमर परचेस कर रहा है कि प्रोड्यूसर परचेस कर रहा है। तो अगर आपको पता है कि कंज्यूमर परचेस कर रहा तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है, चाहे वो एक सुई से लेके जहाज तक खरीदे तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन वही अगर प्रोड्यूसर अगर उसको परचेस कर रहा है तो दूसरा सवाल उसके साथ ये पुटअप किया जाता है कि वो किस पर्पस के लिए ले रहा है। अगर वो कहता है कि इसे हमें रॉ मटेरियल के रूप में अगर वो ले रहा तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर वो उस चीज को इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ले रहा तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स है या फाइनल गुड्स है। ये बात समझ में आई? और अगर वो रीसेल के लिए भी ले रहा, अगर कोई शॉपकीपर है जो मोबाइल का पूरी खरीद के लाता है तो उसका पर्पस उसको खुद को कंज्यूम नहीं करना है, उसका पर्पस उसको सेल करना, तो उसको हम रीसेल कहते हैं। तो वो भी आपका क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है उस प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में। वो कंज्यूमर नहीं है, वो प्रोड्यूसर है,
तो प्रोड्यूसर या तो रॉ मटेरियल के रूप में उस गुड्स को यूज कर रहा है, तो उसका वो मतलब वो रॉ मटेरियल है प्रोड्यूसर के लिए वो गुड्स जो है, और अगर वो रीसेल करने के लिए कर रहा है तो भी उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो रॉ मटेरियल के लिए तो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, और रीसेल के लिए कर रहा है तो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहा, अगर प्रोड्यूसर, तो वो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है या उसको कहेंगे फाइनल गुड्स है। क्लियर? ये जब आपको समझ में आया तब आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ये क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, जिसमें आपसे पूछता है कि दोनों के डिफरेंस बताइए। तो इसको आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिस लिखेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड। पहले तो आप उसकी मीनिंग लिखेंगे कि फाइनल गुड्स है क्या। तो दीज गुड्स आर मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वही है जिसको हम कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, बाय फर्म, अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो फर्म करेगी, और कंज्यूम करेंगे तो हम कंज्यूमर करेंगे। तो फाइनल गुड्स उसी कहते हैं कि अगर फर्म अगर किसी चीज को इन्वेस्ट कर रही है तो फाइनल गुड्स है, अब कंज्यूमर है उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है तो फाइनल गुड्स है। Therefore, they can be consumption goods और कैपिटल गुड्स, इसलिए उसको कंजम्पशन गुड्स और हम कैपिटल गुड्स कहते हैं फाइनल गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स में दीज गुड्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन फॉर अदर गुड। रॉ मटेरियल इसलिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहा है कि उससे वो तीसरी वस्तु बनाने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो रॉ मटेरियल। और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, अगर उसी साल में अगर उसको वो रीसेल करता है तो भी वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल, और दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनल गुड्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मिल्क आप मार्केट से लाए तो डायरेक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर ए कंज्यूमर। बट अगर शॉपकीपर मिल्क लाया तो सुबह तो मिल्क लाया, लेकिन वो स्वीट्स की दुकान अगर उसकी है तो शाम तक वो मिठाई में कन्वर्ट कर दिया, स्वीट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो उसके लिए क्या है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस नहीं है। लेकिन यहां ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस है, मे बी कह रहा मे टेक प्लेस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब वो उस दूध से मिठाई बनाएगा, उससे और भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन हम कंज्यूमर है और हम डायरेक्ट मिल्क को यूज कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर, ये मेरा फाइनल गुड्स है। उसके लिए वो मिल्क दोनों जगह प्रोडक्ट सेम है, लेकिन यहाँ एक फाइनल गुड्स के रूप में आ रहा है और कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में, और यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में आ रहा है तो यहाँ उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर? नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका भी फाइनल गुड यानी फाइनल प्रोडक्ट बनना बाकी है। एग्जाम्पल में मैंने कहा मशीन क्या है, हमारा एक तरह से कैपिटल है। कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, अगर हम लोग हैं हाउस होल्ड, अगर कार खरीदता है तो हम अपने कंज्यूम के लिए खरीद रहे हैं, हम उसको किराए पर तो चला नहीं रहे, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स है, वो हम कंज्यूमर है। लेकिन वही अगर कोई टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी चला रहा है तो वो उसका क्या है, वो उसका एक एसेट्स है, वो उसके लिए कैपिटल है। ठीक है, तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो उससे अर्न कर रहा, तो इसलिए उसके लिए कैपिटल है। स्टूडेंट आप है, आप किताब खरीदते हो, परचेज बुक, तो आप किस लिए खरीद रहे हो, उससे आप कोई दुकान तो खोले नहीं हो, उससे आप किसी को पढ़ा तो रहे नहीं हो, आप अपने पढ़ने के लिए कर रहे हैं, आप अपने आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वो आपका फाइनल गुड्स है। क्लियर? इसमें अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के करेंगे, स्कूल में हम चौक यूज करते हैं, तो देखो जो इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो उसका टाइम पीरियड लंबा नहीं होता है। चौक है, हम लिखेंगे 1-2 क्लास पढ़ाएंगे, चौक खत्म हो जाएगा। वो अपने शेप से, उसका शेप था चौक के रूप में, अब उसका क्या हो गया, पाउडर के रूप में, लिखने के बाद सब घिस गया, खत्म। तो वो उसका शेप ही बदल गया ना। फाइनल गुड्स में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शेप नहीं बदल रहा, जैसा आप लाए वैसा यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो चीजें स्टेशनरी है, स्कूल में अगर स्टेशनरी कोई परचेस बाय डीलर, अगर डीलर कोई स्टेशनरी को खरीद रहा है तो क्या अपने कंज्यूम के लिए खरीद रहा है, वो उसको बेचेगा, तो यानी कि उसका एक फाइनल प्रोडक्ट बचा हुआ है, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर फार्मर है, बीज अगर बो रहा है, तो अगर बीज बोने से क्या वो बीज कंज्यूम कर रहा है, वो बीज क्यों बो रहा है, बीज बो रहा है कि उससे फसल तैयार होगी, उसको सेल करेगा, तो यानी कि उसका वो सीड्स उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। उसके बाद फाइनल गुड्स, उसका जब फसल तैयार होगी तो उसका वो फाइनल गुड्स होगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस समझ में आ गया फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। इसी में एक हेडिंग और आती है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड, दोनों में क्या अंतर है। तो कंजम्पशन गुड्स जो होता है वो आपको सेटिस्फाई करता है, आप डायरेक्ट लिए और आपको सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन जो आपका
ये कैपिटल गुड्स है, ये आपको क्या करता है, ये आपको रिपीटली यूज की बात करता है। आप एसी लाए खरीद कर, तो क्या एसी आप लाएंगे और कल से खराब हो जाएगी? उसका लॉन्ग टाइम पीरियड है ना, उसको यूज करेंगे, रिपीट करेंगे, आज भी यूज कर रहे हैं, कल भी यूज कर रहे हैं, परसों भी यूज कर रहे हैं। लेकिन आप जो फाइनल गुड्स जो आप यूज कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर बनकर, तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। आप ब्रेड लाएंगे तो कितने दिन ब्रेड रख सकते हैं? मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, क्योंकि वो फिर उसको खराब होने लगता है। लेकिन जब आप कैपिटल गुड्स जब बात करेंगे तो रिपीटली उसका लॉन्ग टाइम पीरियड है, उसकी कुछ ड्यूरेबिलिटी है, तो ड्यूरेबिलिटी के चांसेस कैपिटल गुड्स में ज्यादा है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबिलिटी है, कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबिलिटी है, अगर वो 3 दिन के बाद वो खराब नहीं हो जाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद आपकी वॉशिंग मशीन तो नहीं खराब हो जाएगी। तो वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, या ये प्रोजेक्टर है, या टीवी है, क्या ये 2 दिन के लिए है? तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, इसलिए कैपिटल गुड्स है। तो यहां पे देखो मैंने लिखा है इट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल परसेबल। यहां पे लिखा है प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, इंक्लूड गुड यूज एज ए रॉ मटेरियल वुड टू मेक फर्नीचर। अगर फर्नीचर है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? फर्नीचर का रॉ मटेरियल क्या है? फर्नीचर इज ए फाइनल गुड, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? वुड। तो वुड इज ए फाइनल गुड्स है कि और इंटरमीडिएट गुड? इंटरमीडिएट गुड। गुड यूज एज ए फिक्स एसेट, कैपिटल गुड्स जो होता है विच कैन बी रिपीटली यूज्ड, उसको बार बार हम यूज करेंगे। अब ये एक कंसेप्ट है, कल बताया मैंने, फैक्ट है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर, इसलिए कीवर्ड है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर जब गुड्स बना रहा है तो उसके साथ 2 प्रश्न उठ रहे हैं। एक उठ रहा है कि वो किस पर्पस के लिए ले रहा, कि वो एज ए रॉ मटेरियल की और ए रीसेल। अगर रॉ मटेरियल और रीसेल के लिए सोच रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में कर रहा है तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है या कैपिटल गुड्स है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो हो सकता है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। क्लियर? ये 1 नंबर 2 नंबर में इस तरह घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो एमसीक्यू में पूछे, चाहे आपका स्टेटमेंट में पूछे, जैसे ही पूछे आता है। फिर मैंने कहा था स्टेट द एंड। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमारे गुड्स हैं उसको क्लासिफाइड करिए, उसका एंड यूज कैसे होता है, किस फॉर्मेट में होता है। तो जब कहेगा स्टेट द एंड यूज, दिस इज द कीवर्ड, एंड यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, उसका अंत कैसा। तो हम 3 ही फॉर्म में करते हैं, कैपिटल गुड्स के रूप में, कंज्यूमर गुड्स के रूप में और इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में। ये 3 ही हमारा तरीका है किसी भी गुड्स को उसका एंड यूज करने के लिए। किसी भी चीज को हम या तो इंटरमीडिएट के रूप में यूज कर रहे हैं, या तो हम उसको कैपिटल के गुड के यूज कर रहे हैं, और या हम उसको कंज्यूमर गुड के रूप में। चौथा कुछ है ही नहीं, चौथा कुछ है नहीं। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कैपिटल गुड्स में तो इन्वेस्टमेंट आ गया, और कंज्यूमर गुड हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और इंटरमीडिएट गुड जिस चीज से हम कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एंड तीनों का एंड, इस गुड्स का एंड इसी तरीके से हम उसका यूज करते हैं। क्लियर? दूसरा प्रश्न आता है कि क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? आप डिफेंड करते हैं कि रिफ्यूट करते हैं? तो सारी मशीनें कैपिटल गुड्स कैसे हो सकता है? हम एज ए कंज्यूमर अगर कंज्यूम करेंगे तो वो मेरे लिए क्या एसेट्स थोड़ी है, मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं। लेकिन वही अगर लॉन्ड्री मैन है, अगर वो कपड़े की दुकान खोला है, प्रेस करता है, धुलाई करता है, उसको सब कुछ करता है, 4 तरह की मशीनें लगाया है, धुलने वाली अलग मशीन है, सुखाने वाली अलग मशीन है, प्रेस करने वाली अलग मशीन है, तो ये उसके लिए क्या है? एसेट्स है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए तो कैपिटल गुड्स है। लेकिन कंज्यूमर के लिए वॉशिंग मशीन घर घर में तो मेरा कैपिटल है क्या? वो मेरा कंज्यूमर, हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए सारी चीजें, इसको मैं ये तो उसमें लिखेंगे आई रिफ्यूट अबव स्टेटमेंट, मैं इस पे सहमत नहीं हूं, क्योंकि वॉशिंग मशीन हाउस होल्ड अगर कोई है तो एज ए कंज्यूमर गुड है, और अगर वही लॉन्ड्री मैन अगर उसको यूज करता है तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा कि आपने 11th में पढ़ा कि प्रोडक्शन किसको कहते हैं? एनीथिंग इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट, दैट मीन्स प्रोडक्शन। वेरी गुड, ये तो पढ़ लिया कि किसी चीज को इनपुट करेंगे और उससे कोई प्रोडक्ट तैयार होगा तो वो प्रोडक्शन है। हमने पढ़ाया आपको, हमने आपको पढ़ाया और आप पढ़े तो ये प्रोडक्शन है, ठीक। लेकिन इसके लिए केवल इतने बोल देने से नहीं काम चलेगा,
क्योंकि वहां पे एक चीज और आता है, कुछ फैक्टर्स भी हैं। इनपुट तो है, ठीक है, इनपुट को हम कह देंगे नॉन फैक्टर इनपुट है। कोई भी रॉ मटेरियल लाए तो उसको आपने डाला, लेकिन क्या केवल रॉ मटेरियल डाल देने से आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा? नहीं होगा ना। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सबसे ऐसे समझो, तो कहां पे पढ़ रहे हैं? अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना के न दूं तो आप कहां पढ़ोगे? जमीन पे, बाहर तो नहीं पढ़ोगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बहुत सी चीजें अरेंज करूंगा ना, कि आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको लाइट जली हुई है, गर्मी है तो पंखा भी चलेगा, एसी भी चलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी ये फैक्टर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को हम तैयार करेंगे, तो जैसे रॉ मटेरियल हमारा हो गया, इसको हम कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। लेकिन फैक्टर इनपुट क्या है, जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं? तो इसके लिए हमको 4 चीज की जरूरत पड़ेगी: लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज चाहिए। मैंने कल कहा लैंड का मतलब होता है कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड का मतलब केवल जमीन ना समझिएगा, उसमें आपका जमीन भी है, आपके प्लांट भी है, एनिमल भी है, हवा भी है, सब कुछ है, पानी भी है। ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर ने हमें दिया है, और ये इसकी रिक्वायरमेंट पड़नी ही पड़नी है। इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पहला जो आपका जरूरत है, जो वो लैंड की पड़ेगी। इसको देखो, हमने लिखा है कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट ऑफ नेचर। दूसरी जरूरत पड़ेगी कि जब आप प्रोडक्ट को तैयार करने जाओगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे लेने के लिए आप बैंक के पास जाओगे, कैपिटल चाहिए ना। तो आपको कैपिटल चाहिए, टूल्स, इक्विपमेंट एंड फैक्ट्री यूज्ड इन प्रोडक्शन। आप सब खरीदोगे तो पैसा चाहिए। तीसरा चीज, उस काम को करने के लिए लेबर चाहिए। अब लेबर का मतलब केवल अनस्किल्ड लेबर नहीं, जिसका भी एफर्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो चाहे फिजिकली हो और चाहे वो मेंटली हो। तो फिजिकली और मेंटली जहां पे आपकी काम हो रहा है, उसको हम लेबर कहते हैं। लेबर का मतलब ये नहीं कि वो तसला ढूंढने वाला लेबर। और जब ये 3 चीज होगी तो इसकी मॉनिटरी करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर होगा, मैनेज करने के लिए, तो इसकी भी जरूरत होगी। अब जब ये 4 जरूरत पड़ेगी तो फ्री में तो कुछ नहीं होता है। तो लैंड कोई आपको देगा तो उसके बदले में आपसे पैसा लेगा। तो लैंड का क्या बताया था मैंने, रेंट आप देना पड़ेगा। कैपिटल, बैंक से आप पैसा लेने गए तो बैंक कहेगा कि नहीं, आओ मेरे, आप बड़े प्यारे लगते हो, तुमको फ्री में पैसा देंगे, नहीं देंगे। तो अगर वो कहेगा पैसा हम देंगे, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन बदले में हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। लेबर जो काम करेगी तो बेगारी करेगी, तो वो वेजेस लेगी। और जो मैनेज कर रहा, तो कह रहा मैं फालतू में बैठा हूं, जो मैनेज कर रहा हूं तुमको देख के देखूंगा तुम कैसे काम करते हो, तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। तो ये 4 फैक्टर जो हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, ये देखो, लैंड ये फैक्टर सर्विस है और ये फैक्टर इनकम है। जिसको समझो रहोगे तब आगे चैप्टर आप सर्कुलर फ्लो पढ़ोगे, समझ में आएगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लैंड है तो रेंट आपको मिलेगा, लेबर है तो वेजेस होंगे, उसको आप मजदूरी देंगे, कैपिटल है तो उसका इंटरेस्ट लेगा बैंक, और अगर वो एंटरप्रेन्योर जो है, अगर वो मैनेज कर रहा है तो उसको प्रॉफिट लेगा वो। तो ये 4 चीजें होंगी तब आपका प्रोडक्शन। तो केवल आप 11th में यही पढ़े कि इनपुट इज कन्वर्ट इनटू आउटपुट इज ए प्रोडक्शन, बट यहां पे इनपुट के साथ आउटपुट के में आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए, तब आप किसी चीज को प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे। क्लियर? इसके बाद आता है फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, जैसे मैंने कहा कि दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विस। जब हम सर्विस दे रहेंगे तो उसके बदले में हमको मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, फैक्टर पेमेंट हुआ। लेकिन जो हमको फ्री का मिल रहा है, जिसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जैसे आपको पॉकेट मनी दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, कोई डोनेशन का पैसा है, ये सारी चीजें जहां पे कोई भी मेहनत का काम नहीं हो रहा, आपके बिना किए हुए आपको मिल रहा, तो वो आपका ट्रांसफर पेमेंट है। कहीं से पैसा आया है, और जो मेहनत करके जो आपने जो काम किया, आपने चाहे मेंटल रूप में चाहे फिजिकल रूप में, जैसे भी रिसीव, इसलिए कह रहा है कि रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विस। फैक्टर ऑफ मतलब जो भी फैक्टर सर्विस आपने दिया, उसके बदले जो पैसा आपको मिलेगा वो आपका फैक्टर पेमेंट होगा, और जिसके बदले में कोई मेहनत नहीं किया वो आपका ट्रांसफर पेमेंट होगा। तो अभी अगला एक सवाल इसमें आएगा कि क्या ये नेशनल इनकम में कौन सा शामिल होगा, फैक्टर पेमेंट शामिल होगा कि ट्रांसफर पेमेंट शामिल होगा? फैक्टर पेमेंट, क्योंकि जो पेमेंट जो आपने मेहनत की है उसी पैसे को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है।
दूसरा इसमें है ट्रांजैक्शन, इसमें इट इज ए बायलैटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं, टू वे। भाई हमने जमीन दी तो बदले में आपने रेंट दिया, हमने मजदूरी की तो बदले में हमको वेजेस मिले, हमने आपको कैपिटल दिया तो बदले में हमको इंटरेस्ट मिला, हमने आपको एंटरप्रेन्योर में हूं तो मैंने मैनेज किया तो हम उसका प्रॉफिट लिए। तो ये क्या दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहा, तो इसको हम बायलैटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी टू वे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होता है, वन वे। आपको कहीं से मिला, आप उनके बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको पॉकेट मनी मिला तो आप पापा को दोबारा पापा को भी पॉकेट मनी दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने दी पढ़ने के लिए, तो क्या आप स्कॉलरशिप गवर्नमेंट को रिटर्न कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये सब चीजें में तो इसमें केवल वन वे हो रहा। तो दूसरा इसका रीजन है, दूसरा इसका विशेषता ये है कि ये बायलैटरल है और ये यूनिलैटरल है। बायलैटरल ट्रांजैक्शन कहेंगे जिसमें दोनों तरफ से होगा, और जिसमें एक तरफ से केवल ट्रांजैक्शन होगा उसको हम यूनिलैटरल करेंगे। समझ में आया? दोनों में ट्रांजैक्शन होगा तो क्या कहा जाएगा? बायलैटरल। और वन वे होगा तो यूनिलैटरल। फैक्टर इनकम जो होगा नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नेशनल इनकम में नहीं किया जाएगा। इसमें एग्जांपल में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये आपके हो गए फैक्टर पेमेंट। और ट्रांसफर जो है आपका डोनेशन, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, रेमिटेंसेस, किसी को आप हेल्प कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें ट्रांसफर पेमेंट है। ये कल कुछ हमने ये दिया था, बताया था कि ट्रांजैक्शन इसको बताना है कि फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है। परचेज ऑफ ट्रेन टिकट फॉर ट्रेन बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो ये आपका फाइनल गुड्स होगा। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, वो फाइनल होगा, लेकिन किस फॉर्म में है? वो कैपिटल गुड्स में। पहले आपको इसको पहचानना है कि वो गुड्स कैसा है, वो कंज्यूमर गुड्स है कि वो कैपिटल गुड्स है। तो कंज्यूमर गुड्स अगर पर्सपेक्टिव में होगा तो फाइनल गुड्स होगा, और कैपिटल गुड्स के प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में होगा तो उसका फाइनल गुड्स होगा। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर अगर उस चीज को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग फ्लोर टू द बिल्डिंग कैपिटल में है तो फाइनल गुड्स होगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इन फैक्ट्री कैपिटल के फॉर्म में है तो फाइनल गुड्स है। एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ ए मशीन इन ए फैक्ट्री, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा तो इन्वेस्टमेंट जब हम किसी चीज का करते हैं तो वो क्या होता है? कैपिटल गुड्स होता है, तो वो फाइनल गुड्स है। परचेज ऑफ ट्रांसफर बाय फार्मर कैपिटल गुड्स है तो वो फाइनल गुड्स है। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, वो कैपिटल गुड्स है। अगर हमारे यहाँ कंप्यूटर लगा तो ये मेरा एसेट्स है, फाइनल गुड्स है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो कंज्यूमर गुड्स है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि उसका एक प्रोसेस बाकी है कि वो कोई भी व्यक्ति अगर एजुकेशन पे अपने बच्चे के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो वहीं पे एंड नहीं हुआ ना, वो आगे का प्रोसेस होगा कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, क्या होगा। तो यहाँ पे उसके कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में फाइनल गुड्स है, वो कैपिटल के रूप में नहीं है, वो कंज्यूमर के रूप में है, इसलिए इसको यहाँ कंज्यूमर लिखा है। कार परचेज है हाउस होल्ड, कंज्यूमर यूज कर रहा है उसके लिए फाइनल गुड्स है। परचेज ऑफ कार कैपिटल गुड्स बाय एन एम्प्लॉयर फॉर ऑफिस यूज बाय हिज एम्प्लॉयर, ये इसके लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसलिए वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय के लिए कार ऑफिस में रखा है। परचेज ऑफ इटेबल बाय फर्म, इटेबल बाय फर्म, स्कूल में अब दूध आ रहा, चाय आ रहा, बिस्किट आ रहा, नमकीन आ रहा, ये क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स है। चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, इंटरमीडिएट गुड्स है। किसके पर्सपेक्टिव में? प्रोड्यूसर के। मोबाइल परचेज बाय मोबाइल डीलर, इंटरमीडिएट, उसको सेल करेगा। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इंटरमीडिएट है। परचेज ऑफ फूड ग्रेन बाय होटल प्रोड्यूसर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ये देखो एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में आया भी, इसलिए मैं देखो यहां लिखा हूं। परचेज ऑफ आर्मेड, जो डिफेंस की जो आर्मी जो खरीदती है, हथियार खरीदती है, बाय मिलिट्री, तो एज ए प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो खरीद किस लिए रही है? युद्ध में उसको, वो टैंक चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए, तो उस पर जो खर्च करा था वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में इंटरमीडिएट गुड्स है। फी पेड टू द लॉयर बाय ए प्रोड्यूसर, अगर फी पे कर रहा है तो क्यों पे कर रहा है? तो उसको केस जीतना है, तो इंटरमीडिएट गुड्स है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल, तो हम प्रोड्यूसर हैं, जब हम बिजली का पैसा देंगे तो हमको बिजली मिलेगी, दैट इज इंटरमीडिएट गुड।
एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर बाय फार्मर, तो एज ए रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल क्या आता है? इंटरमीडिएट गुड्स। मिल्क परचेज बाय होटल, अब होटल में अगर दूध आया तो उसको कई इसके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तो वो इसके लिए कॉफी बनाएगा, चाय बनाएगा और बाकी जो भी इसको यूज करना है दूध के रूप में उसको यूज करेगा, ठीक, पनीर भी बनाएगा। तो इसके क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम पढ़ते हैं कि आपने इकोनॉमिक पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक में कुछ सर्कुलर फ्लो होता है, इनकम हमारी जो है उसके अंदर फ्लो होता है। तो ये देखो, जब मैंने कहा कि इसमें लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मैंने बात की, तो और स्टार्टिंग में कहा कि हमारे यहां दो ही सेक्टर चलते हैं, एक तो हाउस होल्ड है, दूसरा आपका फर्म है। तो अब हम हाउस होल्ड, ये देखिए हाउस होल्ड है और ये फर्म है। फर्म का मतलब है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर। हाउस होल्ड जो है कंज्यूमर होता है और फर्म जो होती है वो क्या होती है? वो प्रोड्यूसर होता है। अब इन दोनों के बीच में इनकम फ्लो कैसे होगा? अब इसको ध्यान से समझना, इस पे कई क्वेश्चंस बनेंगे और आते हैं। देखो, अगर पहले मैंने कहा कि ये हाउस होल्ड जो है, अब फर्म चलाना है, प्रोड्यूसर को फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए कुछ जरूरत होगी ना, वो कहां से आएगा भाई? अगर हमको करना है कि मुझे डिब्बे बनाने हैं, मुझे फैक्ट्री बनानी है, तो मुझे इसके लिए कुछ जरूरत होगी ना, रिक्वायरमेंट होगी, कुछ फैक्टर्स हमारे होंगे। तो वो कहेगा, फर्म जो है, ये जो हाउस होल्ड है, इसको क्या देगा? फैक्टर सर्विस देगा कि भाई हमें आप दो तो मैं कुछ बनाऊं। तो ये सर्विस किस रूप में देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो हाउस होल्ड है वो अपनी सर्विस इस रूप में फर्म को देगा, प्रोड्यूसर को देगा। दे दिया। अब अगर प्रोड्यूसर को इसने दे दिया, तो अब प्रोड्यूसर भी कुछ इनको देगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो इसके बदले में वो फैक्टर इनकम इनको देगा, किस रूप में? देखो, ये 2 नंबर डाला है हमने, 1 नंबर ये डाला है। फर्म अब इनको देगा किस रूप में? रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। ये बात समझ में आई? ये दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, हाउस होल्ड ने सर्विस दी और फर्म ने पेमेंट किया, तो इसको हम फैक्टर सर्विस बोले और इसको हम फैक्टर इनकम बोले या फैक्टर पेमेंट कहें। इस पेमेंट इनकम जो है इस रूप में हुआ और सर्विस आपकी इस रूप में हुआ। तो ये जो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? यहां लेन देन हो रहा है ना, एक दे रहा और एक ले रहा। तो हाउस होल्ड जो है फर्म को दे रहा है और फर्म जो है हाउस होल्ड को दे रहा। तो ऐसे मार्केट को कौन सा मार्केट कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। इसको कहते हैं फैक्टर मार्केट। फैक्टर सर्विस हो रही है और फैक्टर इनकम हो रहा। तो जहां पे इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, उस बाजार को हम, आपने 11th में मार्केट पढ़ा था ना, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम मार्केट, फैक्टर मार्केट कहते हैं। अब ये 2 काम तो हो गया। अब तीसरा काम, क्योंकि उसने जमीन दे दी, उसके बदले में उसको रेंट दे दिया, तो अब फैक्ट्री वाले बैठे तो रहेंगे नहीं, कुछ करेंगे वो। तो वो क्या करेंगे? कुछ प्रोडक्ट जब बनाएंगे, तो प्रोडक्ट जब बनाएंगे क्या बनाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो फिर किसको देंगे? हाउस होल्ड को देंगे। जब उनको जमीन मिल गई, पैसा मिल गया, लेबर मिल गया, एंटरप्रेन्योर मिल गया, तो अब फर्म उस प्रोडक्ट को तैयार करेगी। तो प्रोडक्ट किस रूप में तैयार करेगी? गुड एंड सर्विसेज के रूप में। तो गुड वो बनाएगी और इसको जो प्रोवाइड करेगी वो सर्विस देगी। तो वो हाउस होल्ड को तीसरा इसका स्टेप जो इनके स्टार्ट होगा वो गुड एंड सर्विसेज। ये देखो 3 नंबर हमने डाला, गुड एंड सर्विसेज। जब हाउस होल्ड को सर्विस मिल गई तो उसको फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो हाउस होल्ड उनको क्या देगा? वो हाउस होल्ड इसको कंज्यूम करेगा, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चौथा ट्रांजैक्शन इनके ये बीच कन्वर्सेशन हुआ। बात समझ में आई कि पहला जो है उन्होंने, हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, दूसरा काम फर्म ने हाउस होल्ड को दिया, तीसरा फर्म ने हाउस होल्ड को गुड और सर्विस के रूप में दिया, दूसरे में उसने रेंट और उसके रूप में दिया, तीसरा उसने प्रोडक्ट को बना के गुड और सर्विस के रूप में हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया, और हाउस होल्ड उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
जब वो दिया तो फिर इसको भी तो पेमेंट करेगा, फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो जब ये दो का बताया कि फैक्टर मार्केट कहेंगे, लेकिन जब ये दो काम हो रहा है, गुड सर्विसेज और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको किस तरह का मार्केट कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोडक्ट मार्केट। ये ध्यान रखना आता है ये कि जब तीसरे और चौथा जब हो रहा है, थर्ड और फोर्थ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। और जो पहला और दूसरा जो हो रहा है, ऐसे मार्केट को कहते हैं फैक्टर मार्केट। इतनी बात समझ में आई? चलो, और अब आप देखो कि पहले और दूसरे में क्या चल रहा है। पहले और तीसरे में, पहला ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें आपका लैंड लेबर हो रहा है, इसमें जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन होगा उसको हम मनी फ्लो करेंगे। मनी किसमें हो रहा है? दूसरे और चौथे में। सेकंड वाला जब हुआ इसमें मनी, रेंट दिया, मनी आया ना, रेंट दिया, वेजेस दिया, तो पैसे के रूप में दिया ना। और चौथा जब कंज्यूमर कंज्यूम करके जो प्रोडक्ट खरीद लिया तो पैसे के रूप में दिया। तो मनी का ट्रांजैक्शन सेकंड और फोर्थ में हो रहा। आप सहमत हैं इससे? और जहां पे मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे रियल फ्लो। तो ये देखो 1 और 3 को मैंने कहा है रियल फ्लो और 2 और 4 को कहा है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो का कंसेप्ट समझ में आया कि जहां मनी का ट्रांजैक्शन होगा वो मनी फ्लो है, और जहां पे मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, केवल सर्विस हो रही है, तो उसको हम कहेंगे रियल फ्लो। इतनी बात समझ में आ गई? इसी को देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। यही चीज को इंग्लिश में लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लास्ट जो एक्टिविटी जो उसकी फ्लो हो रही है प्रोडक्शन में, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, इनकम कहां से आ रही है और उसका एक्सपेंडिचर कैसे खर्च हो रहा है, और किसके बीच में? दो सेक्टर के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म। ये दो के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन जो हो रही है, उसी को ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। देखो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी एज फॉलो, हाउस होल्ड दीज प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। पहला जो हो रहा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर टू फर्म। पहला स्टेप ये हुआ, हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के रूप में उनको प्रोवाइड किया। बदले में फर्म ने क्या किया सेकंड प्रोसेस में कि दीज प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू हाउस होल्ड। सेकेंड स्टेप उसने किया, इस 4 फॉर्म के रूप में हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया। एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। फिर देखो, हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हाउस होल्ड ने क्या किया? उसको खरीदा, परचेज किया। तो चौथा स्टेप में तो देखो नंबरिंग हमने किया है। पहला स्टेप यहां पे क्या हुआ, सॉरी ये 1 है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। दूसरा इसमें काम क्या हो रहा, रेंट, ये हुआ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाउस होल्ड को, ये देखो यार दूसरा लिखे हैं। तीसरा इसमें क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज दिया। और चौथा जो है इनकम जो हुई, जो हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड किया। तो ये 4 के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाउस होल्ड और 4 रूप में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। कंक्लूजन क्या निकला, द फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट गोज फर्म टू हाउस होल्ड। पहले फर्म के पास, हाउस होल्ड के द्वारा फर्म में जा रहा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, एंड देन कम्स बैक फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। उसके बाद फिर वो हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस क्रिएट्स ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जितनी बात मैंने बोला वही लिखा हुआ है, समझ में आया? ठीक, अब आओ, अब मैंने उसके बाद रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में बोला, उसको भी लिखा हुआ है। रियल फ्लो, इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपोनेंट। रियल मॉनेटरी का मतलब हुआ पैसे का इन्वॉल्वेशन नहीं है।
तो मनी जहां नहीं है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो रियल फ्लो है, और जहां का मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो आपका मनी फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, पहला काम क्या हो रहा है, रियल फ्लो में क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड जो है फर्म को दे रहा, लेकिन इसमें फैक्टर पेमेंट क्या कर रहा कि फर्म जो है हाउस होल्ड को दे रहा मनी फ्लो में। तीसरा, गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड और सर्विस के रूप में प्रोवाइड कर रहा है, तो बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड जो है फर्म को सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। तो यही चीज लिखा है, यही चीज मैंने बताया। अब इसके बाद एक वर्ड आता है लीकेज और इंजेक्शन। ये लीकेज क्या है और इंजेक्शन क्या है, हालांकि सिलेबस में आपके अब नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी पूछता है और जानकारी होनी चाहिए लीकेज और इंजेक्शन का। लेकिन कंसेप्ट आप समझे रहिए, कहीं ना कहीं काम आता है, कभी कभी पूछ भी देता है 1 नंबर और 3 नंबर में। जैसे लीकेज का नाम वर्ड से ही है कि किसी चीज का लीकेज, पानी टंकी है, अगर उसमें कहीं लीकेज है तो पानी बाहर आ जाएगा। इसी तरह मनी इनकम में भी लीकेज हो सकता है। अब किस रूप में होगा और वो कैसे रिकवर होगा, रिकवर जो है वो आपका इंजेक्शन है, और जो लीकेज हो रहा है वो मनी में से आपका जो फ्लो चल रहा है उसमें से कोई चीजें पैसा कहीं से निकल जाए तो वो क्या है, लीकेज है। लेकिन उसकी भरपाई हम अगर किसी तरह से कर दें, जैसे पानी टंकी अगर कहीं से लीकेज है तो क्या करते हो, एमसील लगा देते हो ताकि पानी सप्लाई बंद हो जाए, पानी यथावत बना रहे। तो यही काम इस मनी सप्लाई में भी है, मनी में भी है कि अगर मनी में से कुछ चीजें निकल रही है तो किस रूप में निकल रही है, और फिर उसका रास्ता क्या है कि उसको बंद किया जा सके, उसको कैसे इंजेक्ट किया जा सके, तो वही लीकेज और इंजेक्शन है। जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर ने चीजें 100 रुपए में बेची हाउस होल्ड को, ये देखो प्रोड्यूसर ने 100 रुपीज कोई चीज बेची हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड को 100 रुपया मिला तो उसने कहा कि 20 रुपया हम इसकी सेविंग कर लेते हैं। इनकम तो उसकी 100 रुपये हुई, लेकिन कह रहा है कि हम इसमें 20 रुपया सेविंग कर लेते हैं, तो 80 रुपये पे अब वो खर्च करेगा, तो वो जो 20 रुपया है उस इनकम में से ही तो निकाल लिया, तो वो क्या है, आपका लीकेज है। दूसरा एग्जांपल अगर हम कहें कि मान लीजिए गवर्नमेंट, आप बार बार ये प्रोडक्शन अब 80 रुपया कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको देख रही है, कहेगी बहुत कमा रहे हैं, अब तुम थोड़ा सा टैक्स भी दे दो, तो उसी इनकम में से टैक्स भी आप पे कर रहे हो। तो आपका जो फ्लो चल रहा था, जो मैंने कहा कि प्रोड्यूसर और फर्म के बीच में, सॉरी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, कि भाई वो ऐसे पैसा दे रहा, वो ऐसे गुड्स सर्विसेज दे रहा, उसको पैसा दे रहा तो उतना पूरा का पूरा अमाउंट आ रहा, लेकिन उस पैसे में से कहीं डिडक्शन होना शुरू हो गया, चाहे सेविंग के रूप में, चाहे आपके टैक्स के रूप में, और चाहे इंपोर्ट के रूप में। अब इंपोर्ट का कंसेप्ट समझो कि इंपोर्ट कैसे वहां पे डिडक्शन हो रहा। मान लो कि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर से हम चीजें खरीद रहे हैं और हम हाउस होल्ड जो है उनको पे कर रहे हैं, तो ये तो ठीक इनकम फ्लो ऑफ मनी इनकम चल रहा है। लेकिन अब हमको इनके 50 डिब्बे नहीं खरीदने हैं, हम 50 डिब्बे फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं, हमको यहाँ का इनका प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, तो 50 इनकम जो हम इंपोर्ट करेंगे 50 डिब्बे, तो 50 डिब्बे पैसा हम किसको पे करेंगे, हम अदर कंट्री को देंगे। तो इसके में से लीकेज हुआ ना, जो इंडियन करेंसी या इंडियन का जो मनी फ्लो चल रहा था, जो 100 डिब्बे वो बेच रहा था या 100 चीजें वो प्रोवाइड कर रहा था प्रोड्यूसर, अब उससे वो आप केवल 50 ले रहे हैं। आप इसलिए ले रहे हैं कि आपको क्वालिटी पे इसको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आपको क्वालिटी आपको फॉरेन कंट्री की अच्छी लग रही है, तो आप जब इंपोर्ट करेंगे तो वो भी आपका एक लीकेज का पार्ट है। तो एग्जाम्पल के रूप में ये लिखते हैं कि मनी विथड्रॉ फ्रॉम फ्लो ऑफ इनकम, जब इनकम की जो फ्लो है उससे अगर मनी विथड्रॉ हो गई, उसी को हम कहते हैं लीकेज। और इसका एग्जाम्पल है सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, इस रूप में लीकेज होता है। हम पैसा उसमें से 20 रुपया निकाल के सेविंग करेंगे तो लीकेज का एग्जाम्पल आएगा, वो फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, मनी फ्लो को। अगर हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं तो वो इंजेक्शन आपका लीकेज है, और अगर हम कोई चीज बाहर से मंगा रहे हैं तो हमको वो मेरा मनी फ्लो का इनकम। अब इसकी रिकवरी कैसे होगी, तो वो इंजेक्शन के रूप में, यहां कह रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मनी एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम। हम जब उसमें ऐड करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो वो कैसे हम करेंगे, तो पहला तो सीधे इंपोर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। अगर हम अपने प्रोडक्ट को बाहर देश में बेचेंगे तो पैसा मेरा और आएगा। सब्सिडी, गवर्नमेंट हमको किसी चीज की सब्सिडी दे दे तो जो मेरा लॉस हुआ था वो सब्सिडी के रूप में रिकवर हो जाएगा। और तीसरा, जो हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमारा इंजेक्ट उस मनी फ्लो को रिकवर कर लेगा। तो ये क्लियर समझ में आई कि लीकेज और इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन में अंतर क्या है।
अब दूसरा टॉपिक है फ्लो और स्टॉक। किसको हम फ्लो कहते हैं और किसको स्टॉक कहते हैं, ये आप जानते हैं? इसको देखो फिगर को, ये पानी टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये बाहर से पानी आ रहा गिर रहा है, तो ये क्या है? जो गिर रहा है वो फ्लो है और जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो क्या है? स्टॉक है। ये तो जनरल कंसेप्ट हुआ, आपको भी दिख रहा है, इतनी समझदारी तो होनी भी चाहिए। ठीक, अब देखो, जैसे आप कैमरा से जब फोटो खींचते हो और जब वीडियो बनाते हो, दोनों में कुछ अंतर है। जब आप फोटो खींचते हो तो वो फिक्स टाइम होता है, आपने जो फोटो खींचा उसी टाइम को कैप्चर कर लिया। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो का टाइम होता है कि आपने अगर 1 मिनट से स्टार्ट किया तो 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट 60 सेकेंड जो भी आपने किया, तो वो क्या है? वो टाइम पीरियड है। तो जैसे जब टाइम डायमेंशन की बात करेंगे जहां पे, तो टाइम डायमेंशन क्या है? वो ये आपका फ्लो, सॉरी, जिसमें टाइम डायमेंशन है, जो आपका वीडियो बन रहा, तो वो आपका टाइम डायमेंशन है। लेकिन जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है, एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फोटो खींचा, वो क्या है? आपका स्टॉक है। स्टॉक है। जैसे अगर कॉमर्स के स्टूडेंट आप इसमें बैठे हैं तो आपने पढ़ा होगा अकाउंट में कि जो बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट जो आप करते हैं ना, उसमें कोई टाइम बाउंडेशन होता है? टाइम बाउंडेशन वो कहता है 31 मार्च तक का होना चाहिए, वो तो नहीं कह रहा कि किसी ईयर का होना चाहिए। लेकिन जो आपका रेवेन्यू जो होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो पढ़ते हैं आप, उसमें क्या होता है? वो इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूछता है। तो ये जो इस टाइम बाउंडेशन, यहां तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहां पे टाइम बाउंडेशन है। तो जहां पे टाइम बाउंडेशन होगा उसको क्या कहेंगे? फ्लो कहेंगे। और जहां टाइम बाउंडेशन नहीं है, स्टॉक है। जैसे मान लीजिए बैंक में पूछे कि आपके पास पैसा कितना है, आज के डेट में पूछा जाए कि पैसा कितना बैंक में आपके है, तो ये क्या? आपका स्टॉक है ना। लेकिन अगर हम पूछे कि पूरे साल का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में टोटल पूछे, तो वो क्या है? वो मेरा फ्लो है। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं। देखो, इट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कीवर्ड है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहेंगे फ्लो। और जहां पे कहेंगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा फोटो क्लिक किया आपने, तो ये क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन जब आपने वीडियो बनाया तो कितने देर का वीडियो बना? 1 मिनट से आप स्टार्ट किए और 1 मिनट आपने 1.30 या जो भी जितना बनाया, तो वो आपका जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसमें टाइम डायमेंशन है, इसमें टाइम डायमेंशन की बात नहीं करता। फ्लो जो है नेशनल इनकम में शामिल होगा, क्योंकि नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट, और नेशनल इनकम इज नॉट इन स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट जो है वो नेशनल इनकम की बात नहीं करता है। इसको अगर हम एग्जांपल के रूप में आता है जनरली, अभी मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, बाकी आप बुक से एग्जांपल, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप देखेंगे। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, अब आपको ये देखना है कौन कौन से फ्लो में आते हैं। कंसेप्ट ये है, इसके आधार पर ही आप बाकी एग्जाम्पल को आप बुक से पढ़ेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल, क्योंकि यही चीज नहीं पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता नहीं। कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप दोनों के डिफरेंस अगर पता है तो कुछ भी पूछे आपको कि कौन पर्टिकुलरली कोई वर्ड देगा, जैसे इस तरह का एग्जाम्पल कि इसको हम कैपिटल फ्लो कहेंगे कि स्टॉक कहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, मैंने कहा वेल्थ और कैपिटल, ये क्या है? आपका स्टॉक है। मनी सप्लाई स्टॉक है। टोटल डिपॉजिट इन बैंक, ये स्टॉक है। लेकिन प्रॉफिट की बात करेगा तो ये क्या है? फ्लो है। क्योंकि प्रॉफिट जो होता है साल का पूछा जाएगा ना, कि हम तुमसे पूछेंगे कि आज तुमको कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तत्काल नहीं बता, चलो बताओ आज तुमने बेचा तो कितनी प्रॉफिट हुआ, ऐसे नहीं पूछा जाता है। प्रॉफिट का मतलब कि हम एनुअल आपसे पूछेंगे कि पूरे साल भर आपने बिजनेस किया। अब आपसे हम पूछेंगे कि पूरे साल आप परीक्षा दिए, रिजल्ट अभी आएगा 12th का दोगे तो, तब हम पूछेंगे ना कि पूरे तुमने साल भर क्या पढ़ाई की, तो कितने नंबर आए, कितने पास हुए। तो ये आपका क्या होगा? ये फ्लो होगा। और जब हम आपसे पर्टिकुलर किसी एग्जाम का पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, तो ये स्टॉक के रूप में हम समझेंगे। तो ये देखो, प्रॉफिट, इनकम, प्रोडक्शन, ये सब आपके फ्लो हैं, और वेल्थ, कैपिटल, मनी सप्लाई जितने सब है ये आपके स्टॉक है। क्लियर? बाकी आप ढूंढ पढ़ के आएंगे।
कल हम फिर स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम इसके आगे।